हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज करेंगे हम परफॉर्मेंस बजटिंग और ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। ये एक बजटिंग का ही टाइप होता है, राइट। तो इन दो टाइप्स को हम कवर करेंगे। साथ ही साथ हम कवर कर रहे थे अकाउंटिंग ऑडिटिंग। तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में फर्स्ट सेगमेंट को हमने कंप्लीट कर लिया था और दूसरे सेगमेंट को भी कंप्लीट कर लिया था, एक्सेप्ट एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। इसके अलावा तीसरा सेगमेंट है वो आज हम कवर कर रहे हैं, परफॉर्मेंस बजटिंग एंड ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। तो बिना समय व्यतीत किए आगे बढ़ते हैं। परफॉर्मेंस बजटिंग क्या है? देखिए, जो परफॉर्मेंस बजटिंग है ये बजटिंग का ही एक टाइप है। बजटिंग का मतलब होता है फंड्स को एलोकेट करना, राइट। फंड्स को किस वे में हम फंड्स एलोकेशन कर रहे हैं, राइट। फंड्स एलोकेशन। अब क्या होता है कि जो फंड्स एलोकेट किए जाते हैं वो इस मैनर में किए जाएं कि जो परफॉर्मेंस के टारगेट हैं वो अचीव किए जा सकें, राइट। यानी कि स्पेसिफिक आउटकम हो। मान लो हम किसी भी एक्टिविटी के लिए अब बजट एलोकेट कर रहे हैं तो उसका एक डिज़ायर्ड रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ट्रेडिशनली जिस तरीके से उस एक्टिविटी के लिए पैसा देते आए हैं, उस एक्टिविटी के लिए बजट एलोकेट करते आए हैं, उसी तरीके से करते रहेंगे। नहीं, इसमें फ़ंड का एलोकेशन बहुत ही ध्यान से किया जाएगा ताकि हमारे टारगेट जो हैं वो अचीव हों, राइट। इसमें जो परफॉर्मेंस के गोल्स होते हैं वो बिल्कुल क्लियर होते हैं, ठीक है। और जो बजट का प्रोसेस होता है वो भी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है। अब इसमें जो फंड एलोकेशंस है, रिसोर्स का एलोकेशन है, वो इस तरीके से किया जाता है कि ताकि हमें डिज़ायर्ड आउटकम मिल सके। यही होती है परफॉर्मेंस बजटिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। परफॉर्मेंस बजटिंग के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें परफॉर्मेंस बजटिंग है वो क्या प्रोवाइड करती है? एक्चुअल में जो पर्पज़ और ऑब्जेक्टिव है वो हमें उस एक्टिविटी का पता होना चाहिए, राइट। अगर परफॉर्मेंस बजटिंग करनी है तो उस एक्टिविटी के लिए हमें जो पर्पज़ और ऑब्जेक्टिव है वो पता होना चाहिए। दूसरा क्या है कि प्रोग्राम्स का जो कॉस्ट है और इसके अलावा उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको भी उन ऑब्जेक्टिव से हमें पूरा करना है, राइट। तभी हमें आउटपुट मिल सकता है, राइट। तो आउटपुट जो भी मिलेगा वो हर एक एक्टिविटी के नीचे सेगमेंटेड होना चाहिए, राइट। इसके अलावा परफॉर्मेंस बजटिंग में क्या होता है, बजट है वो क्लियरली इंडिकेट करना चाहिए कि एक्चुअल अचीवमेंट या एक्चुअल आउटपुट क्या है, रेदर देन द ट्रेडिशनल मेथड, राइट। तो जो भी एक्सपेक्टेड स्पेंडिंग होगी उस पर्टिकुलर अमाउंट की या पर्टिकुलर एक्टिविटी की, वो हमें पता होनी चाहिए कि उसके बाद उसका आउटकम क्या मिलने वाला है। इसके अलावा ये जो परफॉर्मेंस बजटिंग है वो आउटपुट ओरिएंटेड है हमेशा, और ये क्या करता है, हमेशा अचीवमेंट पे फोकस करता है। अचीवमेंट पे फोकस करता है, ना कि मीन्स ऑफ अचीवमेंट पे, राइट। कि हमें कितना पैसा लगाया, कैसे लगाया, ये नहीं। ये सीधा सीधा गोल पे फोकस करता है कि हमें आउटकम क्या मिलने वाला है। तो परफॉर्मेंस बजटिंग में एक फीचर तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये गोल ओरिएंटेड है और इसमें सिर्फ और सिर्फ आउटपुट के ऊपर ध्यान दिया जाता है, ना कि इनपुट पे, राइट। अब हिस्टोरिकली क्या होता था कि मान लो रेलवे को जितना बजट मिलता था उसके हिसाब से ही गवर्नमेंट क्या करती थी, एलोकेट करती थी उतना ही बजट हर साल। लेकिन परफॉर्मेंस बजटिंग के आने के बाद में हमें जो जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए हैं उसके हिसाब से हम यूनिट वाइज फंड्स एलोकेट करेंगे। ऐसे ही कोई कंपनी है, मान लो वो किसी एक्टिविटी के लिए 5 लाख रुपए एलोकेट कर रही थी हिस्टोरिकली, लेकिन परफॉर्मेंस बजटिंग के बाद में हमें पता चला कि हमें जो आउटकम है वो बिल्कुल क्लियर है, उसके हिसाब से हमें 3 लाख रुपए ही उसको एलोकेट करने हैं। तो इसलिए कंपनी का जो बजट है उसमें 2 लाख रुपए जो है वो बच गए, राइट। उनके फंड्स में 2 लाख रुपए बच गए, वो किसी और काम के लिए यूटिलाइज किए जा सकते हैं, राइट। तो परफॉर्मेंस बजटिंग का ये फ़ायदा है। तो बेनिफिट और जो कॉस्ट है ना किसी भी एक्टिविटी के, उनको डिसीजन मेकिंग के बाद मतलब पता लगाया जा सकता है कि कैसे उनको एनालाइज किया जाएगा, राइट। जो भी बेनिफिट्स होने वाले हैं उनका, दूसरा कितना कॉस्ट लगने वाला है, राइट। बढ़ते हैं आगे। इसमें जो भी मैनेजमेंट टूल है ना वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे वर्क मेजरमेंट हो गया।
मान लो किसी कोई काम होना है, उसकी एक्टिविटी को हमें बजट या फंड एलोकेट करने हैं, तो क्या होगा, हम उस वर्क का पहले मेजरमेंट करेंगे, हम ये पता लगाएंगे कि इसमें कितना खर्चा आने वाला है, उसी के हिसाब से हम फंड्स को एलोकेट करेंगे, राइट। उसके बाद में जो बेंचमार्क सेट किया जाएगा किसी भी एक्टिविटी का, और ये बेंचमार्क जो सेट किया जाएगा उसके हिसाब से ही हम उसको फंड एलोकेट करेंगे, राइट। उसके बाद में अगर यूनिट है, कोई भी यूनिट है किसी भी काम की, राइट, तो उस यूनिट को क्या करेंगे, कोस्टिंग करेंगे, और उसके बाद में उसको बजट का फंड एलोकेट किया जाएगा, यानी कि बजट को प्रिपेयर किया जाएगा उसके लिए। ये एक लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है, मतलब ये जो परफॉर्मेंस बजटिंग है वो टाइम बहुत लगता है इसमें, मतलब हर एक एरिया को कंप्लीटली एनालाइज किया जाएगा और उसके बाद ही उसको फंड एलोकेट किया जाएगा। इसमें जो स्टेप्स यूज़ में आते हैं वो ये हैं कि जैसे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का फॉर्मुलेशन होगा, उसके बाद में जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, और फिर उन जो कि तो प्रोजेक्ट क्या करेगा, अगर आइडेंटिफाई हो जाएंगे प्रोग्राम तो वो क्या करेगा, प्रोजेक्ट एकम्प्लिश कर देगा उन ऑब्जेक्टिव्स को। हर एक प्रोग्राम का एवेल्यूएशन किया जाएगा और उसका सिलेक्शन किया जाएगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाएगा, यानी कि कॉस्ट कम लगे और बेनिफिट ज़्यादा हो। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। उसके बाद में जो भी परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया है उसको डेवलप करना है सभी प्रोग्राम्स के लिए, राइट। और फिर फिनेंशियल प्लान्स बनाने हैं, किसके लिए, हर एक प्रोग्राम के लिए, सो दैट फाइनल एनुअल बजट हम बना सकें। उसके बाद में जो भी परफॉर्मेंस हुई है किसी भी प्रोग्राम की, यानी कि जो भी प्रोग्राम या जो भी एक्टिविटी है उसकी परफॉर्मेंस हुई है, उनको एसेस करना, उसको कंपेयर करना, सब जितने भी उसके आइडेंटिकल जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके साथ में उनको क्या करना है, कंपेयर करना है, सो दैट उसकी परफॉर्मेंस को हम इंक्रीज कर सकें, राइट। दूसरा क्या है कि जैसे डेविएशन होता है, डेविएशन मतलब अगर मीन लाइन से मतलब डेविएट हो गई कोई चीज़, कोई भी एक्टिविटी है उसमें हमने क्या किया, सही तरीके से उसको एनालाइज नहीं किया है, तो वो जो डेविएशंस है उनको करेक्ट करना, सो दैट उनको दोबारा एनालाइज करके और दोबारा उनके बारे में जो फंड्स हैं उनको डिसाइड किया जा सके, राइट। तो ये तो था जो भी स्टेप्स जो लिए जाते हैं परफॉर्मेंस बजटिंग में, उनका मतलब एक सीरीज़ थी, राइट। बढ़ते हैं आगे एडवांटेजेस के लिए कि परफॉर्मेंस बजटिंग के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखो, जो फीचर्स थे वो और फ़ायदे एक जैसे ही हैं लगभग, राइट। तो सबसे पहले पर्पज़ और ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, राइट, जिसके लिए हमें फ़ंड देना है, राइट। ये कोई जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या गवर्नमेंट भी दे सकती है फंड्स, तो सभी एक्टिविटीज़ हैं उनमें लगभग एक सिमिलर टाइप के ही रूल्स फॉलो होते हैं, राइट। इसके अलावा जो परफॉर्मेंस बजटिंग है वो क्या करती है, कंटिन्यूस मैनर में परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है, यानी कि कंटिन्यूसली इम्प्रूव करेगी परफॉर्मेंस को। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी लेके आएगी, यानी कि जो भी बजट फॉर्मुलेशन का प्रोसेस है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आएगी, सो दैट करप्शन बहुत कम होगा और फंड्स का लीकेज कम होगा। इसके अलावा जो डिसीजन मेकिंग है फंड एलोकेशन के लिए, वो उसमें भी हेल्प करेगी ये, राइट। जो भी परफॉर्मेंस बजटिंग है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी। इसके अलावा ये एक टूल की तरह काम करती है, किसके लिए, एफिशिएंसी ऑफ प्रोग्राम्स के लिए, यानी कि इसकी प्रोग्राम्स की अगर एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना है तो ये परफॉर्मेंस बजटिंग एक टूल की तरह है, यानी इसकी मदद से हम एफिशिएंसी ऑफ प्रोग्राम्स को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा प्रोसेस ऑफ प्लानिंग हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, बजटिंग हो गया, इन सब को क्या करती है, इंटीग्रेट करती है, राइट, इंटीग्रेट करती है, सो दैट हम एक एफिशिएंट मैनर में बजट एलोकेशन कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है, देखिए लिमिटेशन में सबसे पहला है कि जो क्वांटिटेटिव एवेल्यूएशन तो होता है लेकिन क्वालिटेटिव एवेल्यूएशन नहीं होता है, यानी कि क्वांटिटिवली हम चेक कर सकते हैं भी कहाँ कितना फंड जा रहा है, और लेकिन क्वालिटी कैसी है उस काम की उसको हम पता नहीं कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला ये डिसएडवांटेज कह लो या लिमिटेशन कह लो, ये हो गया। उसके बाद में अगर मान लो प्रॉपर और सिस्टमेटिक अकाउंटिंग नहीं हुई या रिपोर्टिंग नहीं हुई, मतलब कोई भी अगर
एक्टिविटी है जो सही तरीके से नहीं हो रही है, विद लेड डाउन प्रोसीजर नहीं हो रही है, तो क्या होगा, रिपोर्टिंग होगा, राइट। और रिपोर्टिंग अगर नहीं हुई या सिस्टमेटिक मैनर में अकाउंटिंग नहीं हुई तो क्या होगा, ये इनफेक्टिव हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, इनफेक्टिव। क्या, कौन, परफॉर्मेंस बस्टिंग। इसके अलावा जो भी सोशल बेनिफिट्स है उनको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, राइट। जो सोशल परफॉर्मेंस है उसको नहीं क्वांटिफाई किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये डिफ़िकल्ट है किसके लिए, हर एक एक्टिविटी से कितने बेनिफिट्स हो रहे हैं उनके लिए भी डिफ़िकल्ट है। यानी कि सेगमेंटेड जो एनालिसिस है वो नहीं हो सकता है, यानी कि किस एक्टिविटी से कितना बेनिफिट हुआ ये नहीं पता लगा सकते, राइट। तो ये तो था परफॉर्मेंस बजटिंग। अब बात करते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग की, राइट। तो ये बजटिंग है ना, इसमें क्या होता है, एक्सपेंसेस को इवेल्युएट किया जाता है हर बार बजटिंग में, हर बार के बजट के लिए एक्सपेंसेस को इवेल्युएट किया जाएगा। और जो एक्सपेंस होगा वो जस्टिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कहीं पे 1,00,000 रुपये की 1,00,000 रुपये का बजट अलॉट करना है तो वहाँ पे सिर्फ मतलब वहाँ पे 2 lakhs का कर दिया, राइट। तो ये एक्सपेंस है वो जस्टिफाइड होना चाहिए हर एक पीरियड के लिए, राइट। तो उसका जस्टिफिकेशन भी मांगा जाता है, राइट। तो ये जीरो बेस से स्टार्ट होती है, यानी शुरू से स्टार्ट होती है और शुरू से सारे के सारे जो पॉलिसी फॉर्मेशन है वो होगा, उसके बाद में फंड एलोकेट किए जाएंगे, राइट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, नीड्स और कॉस्ट को एनालाइज करती है, राइट। तो ये एक तरीके से है जीरो बेस्ड बजटिंग, राइट। यानी कि ये जीरो से स्टार्ट होगी पहला। दूसरा क्या है कि एक्सपेंसेस को एवेल्युएट किया जाएगा और साथ ही साथ क्या किया जाएगा, ये जस्टिफाइड होना चाहिए। जो भी एक्सपेंसेस हम अलॉट कर रहे हैं, मान लो जो भी बजट एलोकेट कर रहे हैं उसमें एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं उनको जस्टिफाई होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कर दिया, राइट। और हर एक न्यू पीरियड के लिए क्या होना चाहिए, बजट डिफरेंट होना चाहिए, सो दैट एफिशिएंट मैनर में विद जस्टिफाइंग द एक्सपेंसेस वो बजट एलोकेट किया जा सके। देखो जीरो बेस्ड बजटिंग की शुरुआत हुई थी पीटर ए फिर द्वारा 1970 में, और इंडिया में ये 1987 में आया था, राइट। इंडिया में जो जीरो बेस्ड बजटिंग है वो 1987 में आया था, राइट। बढ़ते हैं आगे, जीरो बेस्ड बजटिंग के फीचर क्या हैं। तो देखो फीचर इसमें ये है कि नथिंग इज़ टू अलाउड, ये जो अजम्पशन है ना इसको इसमें स्क्रैच कर दिया जाता है। यानी कि सब कुछ अलाउड है लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि ये जो कॉस्ट है वो जो भी खर्चा हो रहा है वो जस्टिफाइड है कि नहीं है, अंडरस्टूड। फिर इसके अलावा जो बजट जो ये किसके साथ डील करता है, सभी एस्पेक्ट के साथ डील करता है, जितने भी एस्पेक्ट है ना बजटिंग के, राइट, उसके साथ में डील करता है। और साथ ही साथ मैनेजर को क्या करना है, जस्टिफाई करना है कि प्रोजेक्ट एसेंशियल है या नहीं है। हाई प्रायोरिटी पे कोई भी चीज़ है ना उसी को लेना है, और जो सेकेंडरी चीज़ है उनको नहीं चूज करना है, राइट। तो एक्टिविटी में वहीं खर्चा करना है जहाँ पर हाईली मतलब प्रायोरिटाइज चीज़ें हैं, राइट। जो भी हमें खर्चा करना है वो ऐसा होना चाहिए कि जो हाई प्रायोरिटी की चीज़ें हैं वो उन्हीं पर होना चाहिए। इसके अलावा क्या है, देखो इसमें क्या है कि एग्जिस्टिंग और न्यू दोनों टाइप की एक्टिविटीज़ हो सकती है। साथ ही साथ जो भी प्रायोरिटीज़ हमने सेट की है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के विद रिस्पेक्ट, उनको रीडिप्लॉय भी किया जा सकता है अकॉर्डिंगली, राइट। अब प्रोसेस क्या है, देखो प्रोसेस में क्या है कि जीरो बेस्ड बजटिंग में ये स्टेप्स लिए जाते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजन यूनिट, इसमें क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर वो क्या करेंगे, मीनिंगफुल आइडेंटिफिकेशन करेंगे और इवेल्युएशन करेंगे किसी भी एक्टिविटी का, राइट। और उसके बाद में एक्सपेंडिचर, स्कोप, डायरेक्शन, क्वालिटी ऑफ टास्क, ये सब चीज़ें हैं वो जो कौन करेगा, तय करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, राइट। और अंत में क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा किसी भी एक्टिविटी को कि उसमें हमें कितना खर्चा करना है या ये एक हाई प्रायोरिटी की चीज़ है कि नहीं है। दूसरा क्या करना है, प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन पैकेज। इसमें क्या है, जो भी एक्टिविटी है उसको मैनेजमेंट के द्वारा क्या किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा और उसकी रैंकिंग की जाएगी। यानी कि प्रायोरिटी के हिसाब से ये रैंक 1 पे है
ये रैंक 2 पे है, ये एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में ये सेगमेंट है वो रैंक 2 पे है, रैंक 3 पे है। इस तरीके से प्रायोरिटी डिसाइड की जाएगी और प्रायोरिटी के हिसाब से वो अप्रूव या डिसअप्रूव करेंगे उस एक्टिविटी के प्रपोजल को। राइट, तो रैंकिंग ऑफ प्रायोरिटी ये है। इसमें भी सेम ऐसा ही है, ऑपरेशनल, डिपार्टमेंटल, एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स हैं, वो अलग अलग सेगमेंट के जो मैनेजर्स हैं वो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन लीड के हिसाब से क्या करेंगे, फंड की अवेलेबिलिटी चेक करेंगे और अदर फैक्टर्स को भी चेक करेंगे और फिर रैंकिंग करेंगे। राइट, उसमें जजमेंटल अप्रोच के हिसाब से कंपैरिजन करके, डेल्फी अप्रोच के मेथड के हिसाब से या वोटिंग अप्रोच के हिसाब से। राइट, तो ये सब अप्रोच यूज करके फिर जजमेंट करेंगे और फिर रैंकिंग देंगे उस एक्टिविटी को फर्दर। अंडरस्टूड। उसके बाद में आता है फंडिंग। फंडिंग में क्या है कि जो भी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है ना ऑर्गेनाइजेशन के, वो इस तरीके से माइंड में रखे जाते हैं कि रिसोर्सेज को एलोकेट किस तरीके से करना है। जैसे जो भी डिसीजंस होते हैं उसमें रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही फंड्स एलोकेट करना है। राइट, ताकि रिसोर्सेज जो है एडेक्वेट होने चाहिए, यानी कि रिक्वायरमेंट को वो मीट करने चाहिए जितने भी सिलेक्टेड अल्टरनेटिव्स है उनके लिए। राइट, तो ये तो थे स्टेप्स जो लिए जाते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग में प्रोसेस के दौरान। उसके बाद में एडवांटेज देख लीजिए। ये क्या है कि ऑप्टिमम यूज यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सबसे पहला तो यही है कि कम से कम फाइनेंस में ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करके हम आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा निकालें। दूसरा ये है कि वेस्टेज को वीड आउट करना, यानी कि कुछ भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए, यानी कि फंड का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। इनएफिशिएंट यूनिट्स हैं वो क्या करती है, इनएफिशिएंट यूनिट्स क्या करती है, वेस्टेज को प्रमोट करती है। इसलिए क्या करेंगे, बेटर प्रोडक्टिव के लिए एफिशिएंट यूनिट्स को लगाएंगे उसमें। ठीक है। तीसरा ये है कि कॉस्ट बेनिफिट कंसिडरेशन किया जाना चाहिए, यानी कि कॉस्ट कम लगे और बेनिफिट ज़्यादा हो। राइट। फोर्थ वन इज़ साइकोलॉजिकल पुश, यानी कि मैनेजर्स जो हैं उनको ऐसा साइकोलॉजिकल पुश मिलना चाहिए कि वो वेस्टेज को अवॉइड करें, एक्सपेंडिचर को कम करें और पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करें। ठीक है। इसके अलावा ये है कि जैसे फ्लेक्सिबिलिटी है बजट में, ये भी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि किसी भी एक्टिविटी को हम हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा पैसे देते आ रहे थे, लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग में हर एक एरिया, हर एक सेगमेंट के एनालिसिस के बाद में हमने क्या किया, उसको बजट को फ्लेक्सिबल कर दिया, यानी कि कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा जो भी कॉरपोरेट गोल्स हैं उनको डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव के साथ लिंक करना, ये भी जीरो बेस्ड बजटिंग का एडवांटेज है। डिसएडवांटेज में क्या है कि ये बड़ा लेंथी प्रोसेस है, मतलब टाइम टेकिंग है। दूसरा ये है कि इसमें स्किल बहुत ज़्यादा चाहिए, मैनेजरियल स्किल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हर एक एरिया को एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है उसका ज्ञान होना चाहिए उसको, मैनेजर को। ठीक है। और मैनेजर जो होते हैं वो नए आइडिया को रेसिस्ट कर सकते हैं, इसलिए जो चेंज है वो उसमें जस्टिफाई होना चाहिए कि अगर मान लो जो कोई भी चेंज है तो उसके लिए एक जस्टिफिकेशन ज़रूरी है कि ये इसलिए किया जाना चाहिए। राइट। उसके बाद में जो शॉर्ट टर्म गेन्स हैं, शॉर्ट टर्म गेन्स जो भी हैं उनका डेंजर ये है कि कुछ कई बार क्या होता है कि शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म मतलब लॉस भी हो सकता है। राइट। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए इसको जीरो बेस बजटिंग है उसको अगर ध्यान से नहीं किया गया तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं होंगे। राइट। फिर डिसीजन पैकेज की रैंकिंग है और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। हमने पढ़ा था कि डिसीजन पैकेज है उसके बारे में हम रैंकिंग करेंगे। राइट। फिर कॉस्ट कम होना चाहिए, बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए। इसमें क्या है, एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, इसमें बिना क्वालिफाइड बंदे के ये नहीं होने वाला है। राइट। तो इसमें हाई एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें फिर ऐसे एम्प्लॉयज़ रखने पड़ते हैं जिनको सैलरी बहुत ज़्यादा देनी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा चाहिए। तो ये थे डिसएडवांटेज जीरो बेस्ड बजटिंग की। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। परफॉर्मेंस बजटिंग में क्या है कि सबसे पहले रिजल्ट्स को फोकस किया जाता है, और इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मनी यहाँ पे स्पेंड हो रहा है तो क्यों हो रहा है। राइट। फिर एडवांटेज की बात करते हैं तो इसमें अकाउंटेबिलिटी को सेट करता है, इसका पर्पस बिल्कुल क्लियर है।
इसके अलावा परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करता है, और ट्रांसपेरेंसी यानी कि करप्शन भी कम होते हैं परफॉर्मेंस बजटिंग में, क्योंकि ट्रेडिशनली हम बहुत ज़्यादा बजट एलोकेट करते थे, अभी जो सेगमेंटेड एरिया है उन्हीं के हिसाब से करेंगे। डिसएडवांटेज में क्या है, ये एक सब्जेक्टिव है, यानी कि बहुत लेंथी है, इसमें हर एक पॉइंट पे अलग अलग डिस्कशन करना पड़ता है। इवेल्युएशन का स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, डेटा मैनिपुलेट हो सकता है इसमें, राइट। और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें एनालिसिस इतना ज़्यादा हो जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ज़्यादा एनालाइज करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस बजटिंग में क्या होता है, प्रोसेस हमने पढ़ा था, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मुलेशन किया जाता है ऑब्जेक्टिव का, फिर प्रोसेस और प्लान्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर इसके हिसाब से इवेल्युएशन और सिलेक्शन होता है, फिर डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस क्राइटेरिया होता है, यहाँ पे रैंकिंग दी थी हमने, राइट। उसके बाद में फिनेंशियल प्लानिंग होती है, फिर करेक्टिव डेविएशन होते हैं, डेविएशन को करेक्ट किया था, यानी कि जो भी मिस्टेक्स हुई है उनको एक बार बैक में जाके और उनको चेक किया जाता है कि क्या क्या मिस्टेक्स हुई है, उनको एकम्प्लिश किया जाता है, उनको सही से किया जाता है, करेक्ट किया जाता है, राइट। उसके बाद में परफॉर्मेंस को एसेस किया जाना, यानी कि ये सबसे लास्ट में है, ये परफॉर्मेंस बजटिंग का आउटकम है, राइट। सो थैंक यू सो मच, click on like, share and subscribe if you are benefited from this video। मुझे लगता है जो बेसिक नॉलेज है इसमें इतना पार्ट कवर करना हमारे लिए सही रहेगा। थैंक यू सो मच।